नमस्कार साथियों, मैं शुभम पुरोहित क्रेजी जी की ट्रिक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी 2023 का एग्जाम जो 17 दिसंबर को होने वाला है, उसी एग्जाम से संबंधित जो हम लोगों के सिलेबस में 10 यूनिट दी गई हैं, उन्हीं 10 यूनिट से हम लोगों ने टॉप 100 एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का डिस्कशन 10th यूनिट यानी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं, जो आपके सिलेबस की 10वीं यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम लोग टॉप 100 एमसीक्यूज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में आप लोगों को इन संस्थाओं से रिलेटेड जो एमसीक्यूज मिलेंगे, वो उनकी पॉसिबिलिटी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा है। आप लोगों को पता है कि आयोग और संवैधानिक संस्थाओं से हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिनको आप यदि अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 100% उनको सही होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि अदर जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें यदि थोड़ा बहुत आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है एक या दो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं। लेकिन इसका सिलेबस इतना स्मॉल है कि यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इसमें जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मेरे साथ साथ आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें और पॉज करके खुद से सॉल्व करने के बाद आप उसका आंसर प्रिडिक्ट करें। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो है डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको उसका आंसर भी बताऊंगा। यदि आपको इस एमसीक्यू सीरीज से संबंधित पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे रूट एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल पर जाएं और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। साथ ही साथ हम लोग प्लान करने वाले हैं कि यहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे और इनको अपने मेरे साथ साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में चुनाव कराने के लिए जो एक सुप्रीम या अपेक्स अथॉरिटी या बॉडी है, उसका नाम इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग है। अब वो चुनाव आयोग है, जो मैं राष्ट्रीय चुनाव आयोग की यहां पर बात कर रहा हूं, वो किन का चुनाव कराता है उसका हम लोगों को यहां पर डिस्कशन करना है या देखना है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा है राष्ट्रपति। आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग है, वो यहां पर लोकसभा का चुनाव कराता है। लोकसभा, इसके साथ साथ राज्यसभा, विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन पांचों के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हमारे देश में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग ना कराकर राज्य निर्वाचन आयोग, जो हर राज्य में काम करता है, वो कराता है। मतलब कि हम लोगों का जो ऑप्शन, जिस जिस ऑब्जेक्टिव में हम लोगों का ए ऑप्शन 1, 2 एंड 4 होंगे, वो हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर आप लोगों का सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 25 फरवरी, 24 अप्रैल, 22 जनवरी और 25 जनवरी, इनमें से आप लोगों को डेट बतानी है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस दिन जो है भारत चुनाव आयोग जो है अनेक जागरूकता प्रोग्राम आपके सामने लाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और चूंकि 25 जनवरी को स्थापना हुई थी, इसी के सिलसिले में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है चुनाव आयोग या हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। वोट देने का अधिकार आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में हम जो वोट देते हैं। आर्टिकल 324, 325, 326 और 327। आर्टिकल 326 जो है वो ये बताता है कि राज्य के लिए, मतलब जो विधानसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का जो चुनाव, जिनको हम आम चुनाव बोलते हैं, उसके लिए 18+ जो मेंबर्स हैं या जो व्यक्ति हैं वो वोट डाल सकते हैं। और इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 326 में आपको बताया गया है कि वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का जो प्रोविजन है 326 में आपको बताया गया है, वयस्क मताधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं। हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कितने मेंबर हैं और कितने, इसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है के साथ कितने उसमें अन्य सदस्य होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयुक्त बना था, उसमें सबसे पहले ये सिंगल मेंबर अथॉरिटी थी। उसके बाद 1989 के आसपास इसमें 2 मेंबर और जोड़ दिए गए। बाद में ये फिर से बाद में ये 2 मेंबर हटा दिए और फिर से ये एक सिंगल मेंबर अथॉरिटी हो गई। और फिर अब करेंटली उसमें 2 मेंबर ऐड करने के बाद 1993 में, तब से लेकर अब तक ये 1+2 मेंबर
की एक अथॉरिटी बन चुकी है, जिसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं, मतलब 1 ये तो हो ही चुका है, कितने अन्य, तो कितने अन्य होते हैं 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोगों का। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 फरवरी 1994 को की गई थी। आप लोगों को जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कब की गई है, एग्जैक्ट डेट के साथ ईयर आप लोगों को याद रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994। तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो स्टेट जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला जो राज्य था, नगर पालिका या नगर निगम हो या पंचायत हो, उनको मध्य प्रदेश था। और उसके बाद पहला चुनाव भी मध्य प्रदेश ने ही कराया था संवैधानिक दर्जा देने के बाद। और तुरंत उसके बाद हम लोगों ने 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना भी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिशें की थी। चुनाव सुधार से संबंधित भारत सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों का गठन किया है। उनमें से एक जो समिति है वो है दिनेश गोस्वामी समिति। इसने क्या सिफारिशें की थी वो आप लोगों को बताना है। पहली ये है कि मतदाता पत्र फोटोयुक्त होना चाहिए, जो आपकी आईडी होती है उसमें फोटो होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधि का निर्माण हो। एक जो सजेशन था उन्होंने ये दिया था कि चुनाव हम जो कंडक्ट करते हैं उसके लिए एक यूनिवर्सल या एक बोल सकते हैं कि सरकारी फंड जो है उसका निर्माण होना चाहिए, जिससे फंड रिलीज होने के बाद चुनाव कराए जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। मतलब मतदाता युक्त तो फोटो होना चाहिए, ये भी दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था। साथ ही साथ चुनाव आयोग के लिए सरकारी निधि का निर्माण हो, ये भी उन्होंने कहा था। एक सिफारिश और थी जो दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी, वो थी बहुत इंपॉर्टेंट, ईवीएम का प्रयोग। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मतलब इन दोनों के अलावा अगर सी ऑप्शन होता तो उपरोक्त सभी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए और बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश की पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। देखिए अलग अलग राज्यों में महिलाओं को निर्वाचन के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां पर महिलाओं को पंचायतों के चुनाव के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। तो ये बहुत आईएमपी है, 50% आरक्षण, ये आप लोगों को याद रखना है। अभी रिसेंटली हमारी जो संसद है उसने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा संसद में, पार्लियामेंट में, ये बिल भी रिसेंटली पास हुआ है। हालांकि वो अभी से एप्लीकेबल नहीं होगा, 2028 और ऑनवर्ड्स जो है वो नियम लागू होगा। अभी आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो 50%। नेक्स्ट, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है। ऑप्शन है ए संसद, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है निर्वाचन आयोग की परामर्श पर राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। यानी यदि कोई सांसद योग्य है या अयोग्य, इस पर जो निर्णय होता है वो निर्वाचन आयोग करता है और ये अपनी सिफारिशें दे देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको अयोग्य ठहरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार की लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। देखिए एक चीज आपको यहां पर याद रखना है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं में क्या अंतर है। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका जिक्र संविधान में किया होता है, संविधान में उनसे संबंधित आर्टिकल होते हैं, उनको हम संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। तो फिर सांविधिक संस्थाएं क्या होती हैं। देखिए सांविधिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका जिक्र संविधान में तो पहले नहीं था, लेकिन संसद ने कानून बनाकर उनसे संबंधित चीजें संविधान में ऐड की हैं। मतलब ओरिजिनली वो संविधान में नहीं थी, कानून के जरिए वो चीजें आई हैं। यहाँ पर संवैधानिक जो पद है वो सीएजी, आप लोगों को पता है एक संवैधानिक पद है, और जितनी भी संवैधानिक अथॉरिटीज हैं संवैधानिक पद हैं, चाहे वो एससी आयोग हो, एसटी आयोग हो, सीएजी हो या कुछ भी हो, अपनी रिपोर्ट हमेशा राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो आपको ये बताना है इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है। इससे संबंधित आर्टिकल जो है वो है 151। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये हमेशा आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में यूनिट 10 से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है आंसर सी, अनुच्छेद 151। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महालेखागार कार्यालय 1858 में स्थापित किया गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे। बहुत आईएमपी क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एल्गिन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग 1848 के आसपास 1856 के बीच जो है उस समय 1856, 57, 58 के बीच जो है भारत के वायसराय थे, और उन्हीं के समय महालेखागार कार्यालय जो था हमारे देश में स्थापित किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? देखिए बहुत स्टैटिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। इसका आंसर है सिंधु श्री खुल्लर। ये जो थे हमारे नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अरविंद सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, ये तो आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री हैं, तो ये सीईओ तो हो नहीं सकते। इसका सही आंसर है सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होता है? देखिए नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो हम लोगों की केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल, या जहां पर विधानसभा है उनके मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तो ये सही है। दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली और पुडुचेरी जो है, पौंडीचेरी जिसका पुराना नाम है, इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, मतलब इन दोनों राज्यों में विधानसभा, इसलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए इनके मुख्यमंत्री। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित उपराज्यपाल, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा नहीं है तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होंगे। तो इसका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? देखिए नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है आकांक्षी जिला योजना, जिसका ही एक अन्य नाम जिसको हम इंग्लिश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। ये कब लॉन्च किया गया ये हम लोगों को बताना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो जिले हैं, उनके जो जिले हैं उनको विकास के आधार पर रैंकिंग प्रोवाइड करता है, और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2018 को। इसमें लगभग लगभग सिमिलर ऑप्शन है, इसका सही आंसर लेकिन है 5 जनवरी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का उपनाम क्या है? तो हम लोगों को उपनाम बताना है कि नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है थिंक टैंक, सेकंड ऑप्शन है वॉचडॉग, थर्ड ऑप्शन है बंद पिंजरे का तोता, और फोर्थ है लोकवित्त का संरक्षक। देखिए लोकवित्त का जो संरक्षक होता है वो सीएजी होता है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बंद पिंजरे का जो तोता होता है उसको सीबीआई को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर ये टिप्पणी की थी। नेक्स्ट है वॉचडॉग, वॉचडॉग भी हम लोग सीएजी को ही बोलते हैं, और लास्ट है थिंक टैंक, ऑप्शन ए है थिंक टैंक। देखिए थिंक टैंक जो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य के साथ की गई थी कि वो देश के विकास के बारे में सोचे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थिंक टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की इनमें से कौन सी एक शाखा है? देखिए नीति आयोग की स्थापना करने के बाद इसे अलग अलग शाखाओं में बांट दिया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से। एक शाखा जो इसकी है वो है रिसर्च ब्रांच जो शोध करती है। नेक्स्ट है परामर्शदात्री शाखा, एडवाइस देने का काम करती है। एक है टीम इंडिया शाखा जिसमें अलग अलग जो है राज्य हैं उनके अलग अलग जो मंत्री हैं या उनसे संबंधित जो लोग हैं उसको शामिल किया जाता है। तो 3 शाखाएं नीति आयोग से संबंधित है, शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा और टीम इंडिया शाखा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? देखिए अधिकतर हम लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सेवाओं से परिचित तो होते हैं, इनको हम अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं। यूपीएससी के अंडर ये सेवाएं आती है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। इनकी जो सही मिनिस्ट्री है वो है कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन जो मिनिस्ट्री है उसको हम कार्मिक प्रशासन मंत्रालय बोलते हैं। इस मंत्रालय के अंतर्गत यूपीएससी काम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। स्टेटमेंट 2 है, संविधान के भाग 14 एवं अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान है। देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान नहीं किया गया है। यूपीएससी में ये लिखा गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और 10 से अनधिक, मतलब 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। एक अध्यक्ष और 10 मैक्सिमम जो सदस्य रहेंगे वो 10 रहेंगे। तो ऑप्शन ए इसका गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, इसलिए केवल 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि यानी टेन्योर कितना होता है? देखिए संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका टेन्योर होता है 6
ईयर्स और 65 ईयर्स, मतलब इन दोनों में से जो भी जो अवधि है वो पहले पूरी हो जाती है, यानी 6 वर्ष पहले पूरे हो जाएं या 65 वर्ष ये पहले पूरे हो जाएं, ये यूपीएससी के सदस्य और मेंबर्स, जो अध्यक्ष और मेंबर्स होते हैं उनकी पदावधि होती है। 3 साल नहीं होती, 5 साल नहीं होती, 6 साल जरूर होती है, लेकिन 60 साल नहीं होती। 6 साल और 65 वर्ष, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसकी पहल पर किया जाता है? देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज आप लोगों को मालूम है, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। एक होती है आईएएस, एक होती है आईपीएस और एक होता है आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसकी पहल पर किया जाता है? देखिए, राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि देश में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाना आवश्यक है, तो संसद जो है एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। लेकिन इसकी पहल कौन करता है? इसकी पहल करती है राज्यसभा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें कि सबसे पहले सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही अखिल भारतीय सेवाओं में आती थी। राज्यसभा की पहल के बाद आईएफएस जो है इसे भी अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अगर सपोज करिए आप एक इंडियन जुडिशियल सर्विस IJS मान लीजिए एक बना दी जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या इनिशिएटिव लेना होगा? सबसे पहले इनिशिएटिव लेना होगा राज्यसभा को। अगर ये प्रस्ताव पारित कर देगी, फिर संसद विचार करके एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया था? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। पहले ही जैसे ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आप पढ़ेंगे किसी भी बुक से, सबसे पहले आप लोगों को यही बताया गया है कि आर्टिकल 118 सब क्लॉज 3 इसके तहत जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रथम परीक्षा कब आयोजित की थी? देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा जो आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जो था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बना था, और 1956 में इसकी स्थापना के बाद 1958 में 1958 में लोक सेवा आयोग ने अपनी पहली परीक्षा आयोजित की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? देखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमने यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल या टेन्योर हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो क्या था? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। ठीक है, ये था यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, इनके सदस्यों का जो टेन्योर या कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष। मतलब जो भी चीज पहले हो जाए, चाहे पहले 6 वर्ष हो जाए, चाहे पहले 62 वर्ष हो जाए, वो जो है यूपीएससी के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। जितने भी गवर्नमेंट इसमें आयोग दिए गए हैं, कमीशंस दिए गए हैं, स्टैट्यूटरी आयोग जो आप लोगों को दिए गए हैं, सभी के आप लोगों को अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि टेन्योर कितना होता है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यपाल को? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यपाल। यानी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य को यदि अपना पद छोड़ना होता है और वो अपना इस्तीफा देते हैं तो वो देते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है? देखिए, आपको अनुच्छेद 315 से लेकर, जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जितने भी आर्टिकल आपको दिए गए हैं वो सभी आर्टिकल आपको एक एक आर्टिकल रट लेना है, याद कर लेना है बहुत अच्छे से। उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि अपनी जो रिपोर्ट है ये किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 323 के तहत जो है यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसमें निहित है? अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है यानी पीएससी है, उनको पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? देखिए, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं कि राज्य की जो संस्थाएं या अथॉरिटीज या आयोग बने हुए हैं, जैसे कि राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, इनकी नियुक्ति जो करता है, इनकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल यानी गवर्नर। लेकिन इनको पद से हटाने की जो शक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के पास। तो आपको यहां पर एक ट्रिक याद रखनी है, उस ट्रिक को ऐसे याद रख लीजिए, मा नी
लो, मानी लो करके आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको पद से कौन हटाता है? इनको पद से हटाता है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? देखिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी जो है, आप लोगों को पता है ये क्या काम करता है। यदि मान लीजिए दो राज्य हैं, एक मध्य प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है, इन दोनों से संबंधित राज्यों की एक कॉमन परीक्षा आयोजित अगर करवानी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो वो काम करेगा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। या पंजाब और हरियाणा की यदि एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करानी है तो उसके लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करना पड़ेगा। लेकिन यदि इससे संबंधित रिपोर्ट सौंपनी है तो किसको सौंपेंगे? यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश में करंट में अगर रिपोर्ट सौंपनी है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। लेकिन संयुक्त अगर राज्य लोक सेवा आयोग है तो संबंधित राज्यों को अपनी रिपोर्ट जाती है, मतलब मध्य प्रदेश को भी जाएगी, छत्तीसगढ़ को भी जाएगी। तो इसका सही आंसर है संबंधित राज्यों के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस पर हम लोगों को विचार करना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित होती हैं। संचित निधि क्या होती है? जिनमें डिस्कशन तो होता है लेकिन उन पर मतदान नहीं होता। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों की सैलरी वगैरह डिसाइड होती है। इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में किए गए भंडारों स्टॉक की लेखा परीक्षा और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्रावधान होगा। देखिए, सीएजी का जो काम होता है वो सेंटर में जितने उनके फंड्स वगैरह आते हैं उनकी रिपोर्ट या ऑडिटिंग करने का काम तो करता ही है सीएजी, लेकिन स्टेट के अंडर भी जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी फंड्स कार्यालय विभाग आते हैं, उनकी ऑडिटिंग करने का काम भी सीएजी ही करता है। तो मतलब स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? देखिए, हमारे संविधान में जितने भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद मतलब कि अनुसूचित जाति आयोग यानी बोल सकते हैं हम लोग एससी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब हम लोग बोल सकते हैं एसटी आयोग। इसके अलावा जितने भी संवैधानिक पद हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोगों को याद रखना है राष्ट्रपति करता है। अब नियुक्ति करने के बाद यदि ये संवैधानिक आयोग अपनी रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट भी इसको देते हैं, ये रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को। मैं यहाँ पर संवैधानिक आयोगों की बात कर रहा हूँ, सांविधिक आयोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएजी से संबंधित है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सर्वप्रथम अधिकारी होगा। ये जो कथन है ये किस व्यक्ति ने दिया है? क्या ये भीमराव अंबेडकर ने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया है, या बाल गंगाधर तिलक ने दिया है? देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कि जो पद है इसकी सबसे ज्यादा जो पैरवी की थी वो की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने ही सीएजी को भारत का एक महत्वपूर्ण और लोक वित्त का संरक्षक कहा था। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सर्वप्रथम अधिकारी होगा, यह स्टेटमेंट था डॉक्टर बी आर अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महालेखाकार पद की स्थापना कब की गई थी? बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें रटना ही आप लोगों को पड़ेगा। 1985 में मध्य प्रदेश में महालेखाकार पद की स्थापना की गई थी। ऑडिटर जनरल इन मध्य, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की किस समिति से जुड़ा हुआ है? देखिए, संसद में लोक वित्त को संरक्षित करने के उद्देश्य से बहुत सारी समितियां जो है बनाई जाती हैं, जैसे कि एक समिति है प्राकलन समिति, एक सार्वजनिक उपक्रम समिति जो पीएसयूज हमारे अंडर में होते हैं उनसे संबंधित समिति, एक होती है लोक लेखा समिति और उपरोक्त सभी। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये जो समिति है लोक वित्त को संरक्षित करने के उद्देश्य से बजट में कोई चीज सही तरीके से पास हुई है या नहीं हुई है उसको देखने का ये समिति लोक लेखा समिति काम करती है। ये जो समिति जो जांच करती है, ये जो समिति इस समिति की जांच सीएजी की रिपोर्ट पर ही आधारित होती है। मतलब सीएजी अपनी जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट को रिव्यू करने का जो काम करती है वो काम करती है लोक लेखा समिति। तो ये आपको याद रखना है, लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी। यहाँ पर ये इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन गलत हुआ है। लोक लेखा को हम लोग बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और प्राकलन को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो आपको याद रखना है
कि भारत के सीएजी के जो वेतन भत्ते सैलरी वगैरह जो डिसाइड करने का काम करती है वो करती है भारत की पार्लियामेंट यानी संसद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से नहीं है। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया है मानव अधिकार आयोग के बारे में। मानव अधिकार आयोग इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से किया गया है। इसका उल्लेख संविधान में है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये आप लोगों को बताना। देखिए मानव अधिकार आयोग का आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वही संस्थाएं होती है जिसका आपको आर्टिकल याद आ रहा हो। क्या मानव अधिकार आयोग से संबंधित आपको कोई आर्टिकल याद आ रहा है? नहीं। मतलब मानव अधिकार आयोग का संविधान में वर्णन नहीं है, मतलब संवैधानिक संस्था तो ये नहीं है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो तो गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। थर्ड ऑप्शन है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3। मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट बचा कि इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्रपति इसके लिए एक चयन समिति का गठन करते हैं। उस चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं ये आप लोगों को बताना है। क्या उसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं? तो हाँ, लोकसभा अध्यक्ष उस समिति में होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति होते हैं? तो हाँ, राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन है वो उस कमेटी में होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं क्या? नहीं, राज्यसभा के सभापति उसमें नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो चेयरमैन जरूर होते हैं लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, इसलिए उस चयन समिति में भी वो नहीं होते। लोकसभा में विपक्ष के नेता, बिल्कुल उस चयन समिति में लोकसभा के विपक्ष के नेता को भी जगह मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? मतलब यदि हमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या वो उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो नहीं, उच्च न्यायालय का एडवोकेट नहीं होना चाहिए। क्या वो उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए? नहीं। ऑप्शन सी, भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। देखिए जहां पर भी आप लोगों को एब्सोल्यूट स्टेटमेंट मिल जाए, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट का मतलब होता है केवल, यहाँ पर केवल, तो वहां पर आपके कान खड़े हो जाना चाहिए कि इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली गलत ही होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? पदेन सदस्य का मतलब होता है कि उन पदेन सदस्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री हैं या भारत के शिक्षा मंत्री हैं, भारत के कोई भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। पदेन सदस्य का मतलब होता है कि उनकी योग्यता के बदौलत उनको उस पद पर नहीं रखा गया है, उनको वो उस पद पर हैं इसलिए उस कमेटी में उनको शामिल करेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पदेन सदस्य हैं, पदेन सदस्य मतलब उसमें किन किन लोगों को जगह मिली है? उसमें जगह मिली है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को, बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष को, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब किसको जगह नहीं मिली है? जगह नहीं मिली है राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए जितनी भी संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं आपको दी गई हैं सिलेबस में, सभी के पहले अध्यक्ष तो आपको पता ही होना चाहिए। यदि उसमें कोई महिला अध्यक्ष बनी है तो वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ करंट वर्किंग अगर कोई अध्यक्ष है तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिस रंगनाथ मिश्र। ऑप्शन सी, जस्टिस रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य में शामिल नहीं है? अगेन वही क्वेश्चन है, उसको फिर से उसका फॉर्म चेंज कर दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने देखा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष, नहीं, इनको जगह नहीं मिलती मानव अधिकार आयोग के पदेन जो है उनके सदस्यों में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्यों आएंगे इसमें? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, हाँ, इनको भी जगह मिलती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है उसमें 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं, चैप्टर्स हैं, और 43 जो है सेक्शंस या आर्टिकल्स आप लोग समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? स्टैटिक क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। 13 सितंबर 1995 1995 को राज्य मानवाधिकार यानी स्टेट मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग को किसकी समान शक्तियां हैं? दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट, फौजदारी न्यायालय, इसको मिलिट्री कोर्ट नहीं बोलते वैसे, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट नहीं, क्रिमिनल कोर्ट। देखो दीवानी न्यायालय किसको बोलते हैं? जहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद होते हैं उनको दीवानी न्यायालय बोलते हैं। फौजदारी न्यायालय जहां पर हत्या, अपहरण, रेप वगैरह जो केसेस होते हैं उनका निपटारा होता है उनको फौजदारी न्यायालय बोलते हैं। तो जनरली हर क्वेश्चन में इन दो न्यायालय से संबंधित कंफ्यूजन ही होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग को किसके समान शक्तियां हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट के समान शक्तियां यानी दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां दी गई हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। क्रिमिनल कोर्ट की शक्तियां राज्य मानवाधिकार आयोग को नहीं है क्योंकि उसको सजा देने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यानी सैलरी वगैरह डिसाइड होगी तो कौन करेगा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों का वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका सही आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, सी। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए ये आंसर आपका तभी सही हो पाएगा जब आपको मानव अधिकारों की परिभाषा पता है। तो मानव अधिकारों की परिभाषा में सारे अधिकार शामिल हो जाते हैं, चाहे वो संविधान में आपको मूल अधिकार दिए गए हों या उनके अलावा जितने भी हों, चाहे वो जन्मजात किसी व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं कि व्यक्तियों के कुछ बर्थ राइट्स भी होते हैं, जैसे सांस, खुली हवा में अच्छी सांस लेने का अधिकार जो है एक लगभग जन्मजात अधिकार है, नेचुरल राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो ये सभी जो राइट्स हैं, मतलब मानव अधिकारों की जो परिधि होती है उसमें सभी राइट्स, बर्थ राइट, नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट, सारे राइट्स जो हैं वो मानव अधिकार में शामिल हो जाते हैं, और ये पूरे राइट शामिल होते हैं मानव अधिकारों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू हुआ? तो आप लोगों को पता है कि मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि किस तिथि को लागू हुआ, तो ये जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 28 सितंबर 1993। ठीक है, लागू पहले हो गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की स्थापना हुई थी, का जो गठन हुआ था वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। आगे जितने भी आयोग हैं वो किस एक्ट के तहत बने हैं आपको ईयर वाइज पता होना चाहिए। देखिए कितने सिमिलर इसमें ऑप्शन पूछे गए, 1990, 1991, 1989 और 1992। इसका सही आंसर है 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष बनी हुई हैं? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरिजा व्यास। गिरिजा व्यास जो है वो 2 बार लगातार जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो रह चुकी हैं। आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल और सरोजिनी नायडू। तो राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए कि सरोजिनी नायडू को और किन नाम से जाना जाता है, उपनाम क्या है इनका? देखिए सरोजिनी नायडू आप लोगों को याद रखना है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं सरोजिनी नायडू को। तो महिला दिवस जो है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद अगर हैं तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक पद नहीं है या संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित हमको कोई आर्टिकल याद नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति तो नहीं करेगा, संसद के अधिनियम द्वारा भी इसकी नियुक्ति नहीं होती, प्रधानमंत्री द्वारा तो किसी की भी नियुक्ति नहीं होती। तो बचा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, ये मतलब अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय किस नाम से जाना जाता है? निर्भया भवन, जया भवन, लक्ष्मीबाई भवन और सरोजनी नायडू भवन। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुख्यालय है वो निर्भया भवन के नाम से जाना जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो किसी न किसी ईयर को किसी न किसी इवेंट के लिए समर्पित करता है। जैसे कि आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो था 2022 का, या मोटे अनाजों का वर्ष जो था वो निश्चित किया गया था। ऐसे ही 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, 1975। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैंने आप लोगों से कहा है कि जितने भी संवैधानिक या सांविधिक आयोग हैं उनकी आपको डेट स्थापना की याद रखना है। उसी कड़ी में एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 मार्च 2007 को। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 मार्च 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक को परिभाषित किया गया है। देखिए, बालक को परिभाषित, बालक हम किसको बोलते हैं? जिनकी जो एज होती है वो 0 to 18 ईयर्स। अगर किसी बच्चे की उम्र 0 से 18 साल के बीच में है तो उसको हम बालक की कैटेगरी में शामिल करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल यहां पर पूछ रहे हैं, 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 62 वर्ष, 3 वर्ष या 60 वर्ष, या 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 3 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष पहले हो, ये उनका कार्यकाल या टेन्योर की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कितनी बार से अधिक पद धारण नहीं कर सकते? देखिए, बहुत से संवैधानिक और सांविधिक निकाय ऐसे हैं जिन पर आप पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते, लेकिन इसमें जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग में यह प्रोविजन है कि केवल 2 बार से अधिक, मतलब अधिकतम जो है वो 2 बार कोई व्यक्ति बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, अधिकतम 2 बार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली ट्वाइस। नेक्स्ट, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, खोया पाया पोर्टल हम लोगों को बताना है कि ये किससे संबंधित है। पहली बात तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो गुमे हुए बच्चों से संबंधित है, अनाथ बच्चों से, शोषित बच्चों से, खदानों में अन्य खतरनाक फैक्ट्री में कार्यरत बच्चों से। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि खोया मतलब गुम गया अगर कोई बच्चा, तो उससे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त करना है तो वो खोया पाया पोर्टल से हमें मिल जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? देखिए, अगेन वही कि जितने संवैधानिक आयोग जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो भी अपनी रिपोर्ट भी किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लेकिन यहां पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आप बताइए, संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है, मतलब राष्ट्रपति को तो अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगा, ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं केंद्र सरकार को। ठीक है, ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंधित है। कोई बच्चा जो है यदि प्रतिबंधित है तो वो किस आर्टिकल में दिया गया है? देखिए, हम लोगों ने आर्टिकल 23 और 24 के बारे में डिस्कस किया है। आर्टिकल 23 क्या बताता है? बालात श्रम, अगर बॉन्डेज लेबर, अगर किसी व्यक्ति से जबरन काम करवाया जाता है तो उसका संबंध आर्टिकल 23 से होता है, और 24 का संबंध होता है कि अगर कोई 14 साल से कम उम्र का कोई अगर बालक है और वो खतरनाक कारखाने यदि फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 24। नेक्स्ट जो है, पॉस्को एक्ट के तहत कम से कम कितने साल के कारावास का प्रावधान है? पॉस्को एक्ट का आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके तहत कितने सेक्सुअल ऑफेंस, तो इसका आप लोगों को याद रखना है कि इसमें कारावास जो है कितने साल का मिलता है। तो मिनिमम जो कारावास है पॉस्को एक्ट के तहत वो है 20 वर्ष, यानी कम से कम यदि कोई व्यक्ति पॉस्को एक्ट के तहत अपराध करता है तो उसे कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान इस एक्ट में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल संरक्षण आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है। मतलब नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि ये जो निकाय है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस मंत्रालय के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि बाल संरक्षण आयोग। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित किया गया। बाल श्रम निषेध मतलब चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था। वो पास हुआ था 1986। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो 338 है वो एससी आयोग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 338A एसटी आयोग के बारे में बात करता है। ऐसे ही आर्टिकल 338B जो है वो ओबीसी आयोग के बारे में बात करता है। इन तीनों ही आयोगों के कार्य लगभग और शक्तियां जो है लगभग सेम है, और तीनों ही अब संवैधानिक आयोग जो है वो बन चुके हैं। इनके आर्टिकल आप लोगों को लाइन से जो है याद रखना है। यदि आपने एक के याद रख लिए तो वो तीनों के याद हो जाएंगे। इसमें जो है कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो एससी आयोग के कार्य जो कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 338 सब क्लॉज 5 में बताए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 338 सब क्लॉज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वही, चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल बताइए, अभी मैंने बताया है आर्टिकल है 338, ठीक है। ये अनुसूचित जाति आयोग, चूंकि हमको इसका आर्टिकल याद आ रहा है, मतलब ये कौन सा निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकायों में अध्यक्षों की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो मैं पहले क्वेश्चन से ही डिस्कस करते आ रहा हूं कि संवैधानिक अगर निकाय हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अगर किसी को अध्यक्ष बनाना है या बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, कार्यकर्ता यहां पर है कार्यकर्ता, या तो वो उपरोक्त दोनों होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अनुसूचित जाति आयोग की बात चल रही है तो ये वाला स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाएगा। वो अनुसूचित जाति का भी सदस्य होना चाहिए और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को बताना है। पहला स्टेटमेंट है वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वही, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है तो नियुक्ति राष्ट्रपति को, नियुक्ति राष्ट्रपति को तो रिपोर्ट भी किसको, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य है, ये गलत है। देखिए रिपोर्ट एससी आयोग हो चाहे एसटी आयोग हो और चाहे ओबीसी आयोग हो, ये आयोग जो रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी रिकमेंडेशंस अगर नहीं मान रहे हैं, यदि उन्होंने कोई सलाह दी है, अगर उनको नहीं मान रहे हैं, सिफारिश नहीं मान रहे हैं, तो उसकी सलाह ना मानने का कारण आपको संसद को बताना होगा, ठीक है। तो हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो इनकरेक्ट क्या है, सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन रहा है। देखिए एससी आयोग, एसटी आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, ये जो कुछ आयोग हैं इनके अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्षों को आप बहुत अच्छे से देख लें। खासकर प्रथम अध्यक्ष कौन है, अंतिम या वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, और अगर कोई महिला इन आयोगों की अध्यक्ष बनी है तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑल्दो जो आयोगों के अध्यक्ष हैं वो बहुत सारे होते हैं, जनरली सबको याद करना आसान नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें कि 2 या 3 आयोगों के अध्यक्ष आपको क्रमवार जो है वो याद हो। तो इसमें अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन, इसका ऑप्शन है सूरज भान, बूटा सिंह, पीएल पुनिया और रामशंकर कोरिया। ये चारों ही एससी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शक्तियां प्राप्त है। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पावर से शक्तियां हम लोगों को बतानी है, कैसी शक्तियां उसको दी गई हैं। पहला, अनुसूचित जातियों की उत्पीड़न की जांच करना। देखिए इस आयोग की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई थी कि एससी जातियां जितनी होती हैं उनके खिलाफ कोई अपराध होता है तो उनकी जांच करना है हम लोगों को। दूसरा, किसी भी दस्तावेज की खोज और प्राप्ति का आदेश दे सकता है, किसी भी व्यक्ति से दस्तावेज मंगा सकता है यदि वो काम के होते हैं तो इनके उत्पीड़न से संबंधित। शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल। तो ये तीनों जो है इसके सही आंसर हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखिए आप लोगों को याद आ रहा होगा कार्य और कर्तव्यों का ये जो क्वेश्चन था वो अनुसूचित जाति आयोग का हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बोला था ये तीनों जो आयोग हैं इनके कार्य और कर्तव्य आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल लगभग सेम है। 3385 जो है इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी दिया गया है, तो इसमें भी चूंकि अनुसूचित जनजाति आयोग मैंने आप लोगों को बताया वो 338 का या ए में होगा और कर्तव्य क्या है वही सब क्लॉज 5 में, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 338 का सब क्लॉज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। अभी मैंने कहा कि जितने भी आयोग हैं उसमें अगर कोई महिला अध्यक्ष बनी है तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीएस रमा देवी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बीएस रमा देवी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा प्राप्त है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसको किसका दर्जा दिया गया है? देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है। कैबिनेट मंत्री किसको? अध्यक्ष को। लेकिन यहां पर बात हो रही है उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष को क्या दर्जा मिला होता है? तो उपाध्यक्ष को दर्जा मिला होता है राज्य मंत्री का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का है? टर्म जो पूछा है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पूछा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो मतलब एससी हो, एसटी हो, जनजाति आयोग हो, चाहे वो ओबीसी आयोग हो, तीनों का टर्म जो है वो सेम ही है, लगभग 3 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को डिस्कस करना है। फर्स्ट, रिपोर्ट राष्ट्रपति को, तो बिल्कुल सही है, संवैधानिक आयोग है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं, बिल्कुल सही। अनुसूचित जाति आयोग में भी यही था। नेक्स्ट, रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य है, ये गलत है, बाध्य नहीं है, लेकिन वही स्पष्टीकरण आप लोगों को देना पड़ेगा कि आपने रिपोर्ट में जो सिफारिशें या रिकमेंडेशन थी वो मानी क्यों नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा दिया गया है। देखिए वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, एससी एसटी ओबीसी आयोग जो हैं इनके वही अध्यक्ष जो हैं तो कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा मिलेगा, और उपाध्यक्ष हैं तो किसका दर्जा मिलेगा? राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। मतलब यदि आप लोगों को एक आयोग बहुत अच्छे से पता है, सपोज करिए एससी आयोग आपको बहुत अच्छे से पता है, तो ओबीसी आयोग और एसटी आयोग भी आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का है? वही 3 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई जातियों को शामिल करने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में नई जातियों को शामिल करने के लिए सलाह दी जाती है, किसके द्वारा सलाह दी जाती है? तो वो सलाह देता है राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में नई जनजातियों को अगर शामिल करना है तो उसके लिए जो सलाह दी जाती है वो दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसी की जगह यहां पर कौन सलाह देता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन। देखिए 338 सब क्लास 5 किसका कार्य और कर्तव्य है? ये कार्य और कर्तव्य दिए गए हैं एससी के। 338 ए सब क्लास 5 ये किसमें इसमें किसके कार्य कर्तव्य दिए गए हैं? इसमें दिए गए हैं एसटी के। इसी तरह 338 बी जो आर्टिकल है 338 बी, ये जो आर्टिकल है किससे संबंधित है? ये संबंधित है ओबीसी आयोग, ओबीसी कमीशन या ओबीसी आयोग हम लोग बोल सकते हैं। और इसके यदि कार्य कर्तव्यों का उल्लेख यदि हम देखेंगे तो वो देखेंगे 338 बी सब क्लॉज 5, क्योंकि इसमें भी सब क्लॉज 5 था, इसमें भी सब क्लॉज 5 था और इसमें भी सब क्लॉज 5 ही होगा। ठीक है, तीनों जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला किस वर्ष आया था? देखिए ये जो मामला है ये तो हमारे पीएससी में बार बार उठता रहता है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। पिछले इतने सालों से जो पीएससी प्रक्रिया में जो नियुक्तियां बाधित हो रही हैं वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला ही तो चल रहा है। तो वो क्या है, ये कब मामला वर्ष आया था? ये वर्ष आया था वर्ष 1992 में। इस मामले में ये बताया गया था कि ओबीसी जो जनजातियां हैं उनको जो रिजर्वेशन है उनको वैधता प्रदान की गई थी कि हाँ जो है वो रिजर्वेशन देना चाहिए जो ओबीसी जनजातियां हैं उनको, क्योंकि इसके खिलाफ केस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, ये आप लोगों को रट लेना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के जो वेतन होते हैं वो होते हैं भारत सरकार के सचिव के समान। किसके समान होते हैं? भारत सरकार के सचिव। भारत सरकार के सचिव में सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त बनने वाले व्यक्तियों को किन क्षेत्रों का अनुभव होना चाहिए? क्या विधि का, लॉ का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, सोशल सर्विस का, या पत्रकारिता जर्नलिज्म का? तो सभी का अनुभव उस व्यक्ति को होना चाहिए। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया है जैसे प्रबंधन या मैनेजमेंट का नॉलेज भी उस व्यक्ति को होना चाहिए। तो अभी इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 सभी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी है? केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि हम लोगों को डिस्कस करनी है। देखिए इसके पहले जो केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष जो था उनकी पदावधि 5 साल थी, लेकिन कुछ अभी 2-3 साल पहले केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्य है उनमें, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग जो स्थापना है उसमें सुधार या संशोधन कुछ किए गए हैं। इसके बाद उनकी जो पदावधि हो गई है वो हो गई है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अभी करंट में जो ऑप्शन और जो आंसर आप लोगों को याद रखना है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आ जाए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सूचना कितने समय या दिनों में उपलब्ध कराई जाती है? देखिए यदि आपको केंद्रीय सूचना आयोग से कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेनी है तो उसके लिए जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है 30 दिन, 30 डेज। 30 डेज में केंद्रीय सूचना आयोग को आप लोगों को सूचना देनी होती है। जिला स्तर पर अगर सूचना आयोग है तो उसको 30 डेज के अंदर सूचना देनी होती है, लेकिन 30 डेज कई बार बहुत ज्यादा है। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जब प्रश्न हो तो आपको जो इंफॉर्मेशन देनी होगी वो 48 घंटे 48 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करनी होगी सूचना आयोग को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 48 डेज। आयुक्त एवं सदस्यों के कदाचार के मामलों पर हटाने की शक्ति निहित है। इसमें आयुक्त जो जिनकी बात हो रही है वो बात हो रही है सूचना आयुक्त की। ठीक है, सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन कमीशन की बात यहां पर हो रही है। तो किसके पास है हटाने की शक्ति? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के पास, या केंद्र सरकार के पास? तो इसकी जो शक्ति है हटाने की, वो शक्ति मिली हुई है उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सूचना आयोग को कदाचार के मामलों में पद से कौन हटाता है? देखिए अगर मामला जो है वो सेंटर का हो, मामला अगर सेंटर का हो तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जब मामला राज्य का होता है तो हटाता कौन है? राज्यपाल। जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हटाता कौन है? राज्यपाल। देखिए इसमें क्या था, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद कौन हटाता है? राष्ट्रपति। जब बात किसकी आ रही है? केंद्रीय सूचना आयोग की, केंद्रीय सूचना आयोग की। यहां पर केंद्रीय ने लिखा हुआ है, केंद्रीय सूचना आयोग की। लेकिन जब बात आती है स्टेट की, राज्य के सूचना आयुक्त की, तो कौन हटाता है? जांच तो उच्चतम न्यायालय ही करता है, लेकिन हटाता कौन है? हटाता है राज्यपाल यानी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत आईएमपी क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता, मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, पता है आपको। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। संथानम समिति बोल सकते हैं या कमेटी बोल सकते हैं। संथानम समिति जो थी वो 1962 में बनी थी। 1960, ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। 1962 में संथानम समिति बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद 1964 में जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। तो 1964 तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में, इसका सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 1964, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथानम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जैसा कि मैंने अभी बताया संथानम समिति का गठन किया गया था 1962 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। नहीं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसकी स्थापना कब हुई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की, 1964। तो ये आंसर गलत है। आयोग गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये भी जो है इसका आंसर गलत है, क्योंकि आयोग जो है वो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो काम करता है। तो 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं, मतलब 1 + 1 + 3। नहीं, ये भी गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की का जो संस्थागत जो ढांचा है वो ये है कि उसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। मतलब पहला स्टेटमेंट भी जो है गलत है। आप लोगों को बताना है कौन सा सही, तो आप इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन जो है वो असत्य है, सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता आयुक्त के वेतन एवं भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें किसके समान होते हैं? देखिए सैलरी अलाउंसेस जो है वो सतर्कता आयुक्त के किसके समान होते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इसके जो सैलरी अलाउंस होंगे वो होंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। मतलब चेयरमैन जो यूपीएससी का होगा उनको जितनी सैलरी और वेतन भत्ते, पेंशन, अलाउंस वगैरह जो भी मिलते हैं वो किसके बराबर होंगे? सतर्कता आयोग के। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये सतर्कता आयोग, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसी से संबंधित, उसी यूनिट जो उसी आयोग से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पास हुआ था 1988 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतर्कता आयोग किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है? देखिए 2 तरीके के न्यायालय हम लोगों ने डिस्कस किए थे, दीवानी न्यायालय और एक सिविल कोड। दीवानी को हम लोग बोलते हैं सिविल कोड, फौजदारी को हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल कोड। सिविल मतलब जिसमें पैसों से संबंधित बात होती है, फौजदारी मतलब जिसमें क्राइम से संबंधित बात हो रही है। तो यहाँ पर पैसों से संबंधित जो भ्रष्टाचार है उन्हीं की जांच जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है, और भ्रष्टाचार या पैसों से संबंधित जो मामले हैं वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवानी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इंटीग्रिटी डेवलपमेंट, इंटीग्रिटी क्या बेरोजगारी? नहीं, बिल्कुल गलत। देश में गरीबी, पॉवर्टी नापता है क्या? नहीं। सरकारों में अकुशल प्रशासन? नहीं, ये भी नहीं। इसका सही आंसर है सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन, मतलब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मैनेजमेंट। जो आपका जो मैनेजमेंट स्किल जो बढ़िया हो सके, इसके लिए एक इंडेक्स होता है, उसको इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम मतलब 2010 के तहत किया गया था। अब आप मुझे बताइए, क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित आपको कोई आर्टिकल याद आ रहा है क्या? नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित हम लोगों को कोई आर्टिकल याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो मतलब ये संवैधानिक निकाय है क्या? नहीं, संवैधानिक नहीं है। कौन सा निकाय है? सांविधिक। क्योंकि ये अधिनियम का मतलब होता है जिसमें संसद ने अधिनियम बनाकर या कानून या एक्ट बनाकर किसी बॉडी को स्टैब्लिश किया है। तो इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। भारत के अलावा किन देशों ने पर्यावरण संबंधी न्यायिक संस्था स्थापित की है? देखिए हमारे देश में पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो भी विवाद हैं, उनको सुलझाने के लिए हम लोगों ने एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की थी। भारत जो है दुनिया में थर्ड देश था जिसने इस तरीके की कोई संस्था बनाई हो। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इस तरीके की संस्था बना चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है इस तरीके की संस्था बना चुके हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी की संरचना में होते हैं। एनजीटी की संरचना में अध्यक्ष कम से कम 10 अधिकतम 20 सदस्य, एक अध्यक्ष कम से कम 5 अधिकतम 10 सदस्य, एक अध्यक्ष और कम से कम 2 अधिकतम 4 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। एनजीटी जो होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें यह होता है कि एक अध्यक्ष होगा, मतलब एक चेयरमैन होगा। एक चेयरमैन के अलावा 10 जो होंगे वो न्यायिक सदस्य होंगे। न्यायिक मतलब जुडिशियल मेंबर। और 10 मतलब 10 न्यायिक सदस्य होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम 20 न्यायिक सदस्य होंगे। इसी तरह 10 जो होंगे वो गैर न्यायिक, गैर को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल, हम लोग बोल सकते हैं जो न्याय व्यवस्था से संबंधित नहीं होते। तो 10 गैर न्यायिक मिनिमम और मैक्सिमम 20। क्या समझे आप? आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एनजीटी की संरचना में होते हैं, तो एनजीटी की संरचना में एक चेयरमैन होता है और कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्य होते हैं, और कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है कि एनजीटी का अध्यक्ष कौन हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। हाई कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश नहीं। एनजीटी का अध्यक्ष अगर कोई किसी व्यक्ति को बनना है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, चाहे वो वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, वो बन सकता है, या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये दोनों जो है उसके लिए योग्य होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किस आधार पर हटा सकती है। देखिए यहां पर जो बात हो रही है वो पर्यावरण आयोग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पर्यावरण आयोग। और पर्यावरण आयोग क्या है? वही एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर बात करें हम लोग तो उसको, इसके अध्यक्ष व सदस्यों को किस आधार पर हटाते हैं? या तो मिसकंडक्ट, या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मेंटली अगर कोई दिक्कत है, तो पद का दुरुपयोग कर रहा है वो व्यक्ति, अपने पद, मिसयूज ऑफ ऑफिस, मतलब उसका जिस पद पर वो बैठा है उसका मिसयूज कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन ना, जो उसे ड्यूटीज दी गई हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, उनका पालन नहीं कर रहा है। ये चारों कारण होते हैं किसी व्यक्ति को अपने पद से हटाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और यहां पर जो बात हो रही है वो एनजीटी की ही बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय मुद्दों को निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार इसे कितने समय की अवधि तक निपटाना अनिवार्य है। देखिए पर्यावरण से संबंधित अगर कोई मुद्दा एनजीटी के सामने आता है तो उन मुद्दों को उसे 90 डेज, विद इन 90 डेज में जो है वो निपटाना होता है। तो 90 डेज की जब बात, नहीं सॉरी, पर्यावरण से संबंधित अगर किसी मुद्दा एनजीटी के सामने आता है तो उसे 6 महीने के भीतर जो है उसको निपटाना आवश्यक है। हाँ, लेकिन अगर इसकी अपील करनी है आपको, अगर इसकी अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट के, सपोज करिए एनजीटी ने कोई अपना डिसीजन सुनाया और वो डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं है और इसके खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, तो इसके लिए जो अपील करने का जो समय रहता है वो समय होता है 90 डेज यानी 3 मंथ का। लेकिन ऐसे ही एनजीटी के सामने अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो उसे आपको 6 महीने के अंदर निपटाना होगा, 6 मंथ। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन कार्ड से संबंधित एएवाई। एएवाई क्या होता है? आवश्यक अन्य योजना, ये तो कोई स्कीम ही नहीं है। अन्य आवश्यक योजना, ये भी कोई स्कीम नहीं है। अन्य अंत्योदय योजना, ये भी नहीं है। अंत्योदय अन्य योजना बार बार न्यूज में रहती है, अंत्योदय अन्य योजना, बहुत आसान क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों को अगर ये नहीं पता रहेगा कि ये स्कीम्स हैं ही नहीं तो आप इनमें से भी आंसर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंत्योदय अन्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था। बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1983 में। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ईयर जितने भी हैं सबको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य आयोग कितने सदस्यीय संस्था है। राज्य खाद्य आयोग जो होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं? स्टेट फूड कमीशन, उसमें जो मेंबर होते हैं वो होते हैं एक अध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को क्या उपलब्ध कराता है। देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो गेहूं, चावल और मोटे अनाज जो है वो गरीबों को प्रोवाइड करता है। तो गेहूं, चावल और मोटे अनाज, ये इसका जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए। अब कपड़ा तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई सी भी योजना प्रोवाइड नहीं करती है। मिट्टी का तेल पहले कभी मिलता था, नमक तो बिल्कुल नहीं मिलता था। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन ए गेहूं, चावल और मोटा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, कि स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 अगस्त 2011 को। इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 2011। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। यूनिट 10 के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इस तरीके के अन्य यूनिट से संबंधित अगर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने हैं तो अभी सीरीज हम लोगों की यूट्यूब पर आ चुकी है, आप उस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इससे संबंधित जो पीडीएफ जो हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, इसकी पीडीएफ आप लोगों को क्रेजी जीके ट्रिक के रूट ऐप पर मिल जाएगी। वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यदि इसको दोबारा जो है पढ़ने के बाद रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के लिए और अच्छा होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।